हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और आपको बता दें, क्रिसमस एंड न्यू ईयर के मौके पर ये जो हमारा कोर्स है डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। केवल 249 रुपीज़ में आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ हमारा ये कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ को संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच इज़ द अमेंडमेंट एक्ट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए है? 103, 104, 101 या फिर 100? यानी कि 103वां, 104वां, 101वां या फिर 100वां? तो जल्दी से आंसर करिए आप, आसान क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। England's Manchester City clinched the 2023 Club World Cup. Who were their opponents in the final? इंग्लैंड की मैनचेस्टर सिटी ने 2023 क्लब विश्व कप जीता है। फाइनल में उनका मुकाबला किस क्लब से हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फ्लूमिनेंस। आपको जानना चाहिए, जो 2023 फीफा क्लब वर्ल्ड कप था, ये 20th एडिशन था इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप का। आपको बता दें, फीफा द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट, और जो 6 कॉन्टिनेंटल कन्फेडरेशंस के विनर्स होते हैं उनके बीच में, और जो होस्ट नेशन है वहाँ पर जो लीग चैंपियंस हैं उनके बीच में ये खेला जाता है। ये टूर्नामेंट सऊदी अरब में खेला गया 12 से 22 दिसंबर 2023 के बीच में। फाइनल मैच खेला गया किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी जेद्दा में, और ये फाइनल हुआ इंग्लैंड का जो क्लब है मैनचेस्टर सिटी, जो कि UEFA को रिप्रेजेंट कर रहा था, और वहीं इनकी ओपोनेंट रही ब्राज़ीलियन क्लब फ्लूमिनेंस। आपको बता दें, मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल मैच 4-0 से जीत लिया और अपना पहला फीफा क्लब वर्ल्ड कप टाइटल भी अपने नाम किया। इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टू बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मध्य प्रदेश। आपको जाना चाहिए, मध्य प्रदेश में हमारे देश का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है जल्द ही बनेगा, नोटिफाई किया जाएगा दमोह डिस्ट्रिक्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन को भी अप्रूव किया, जिसमें जो नूरादेही सेंचुरी और दुर्गावती सेंचुरी दमोह, इनके मर्जर की बात की गई थी, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। अब जब मर्ज हो जाएंगे दोनों ही सेंचुरी, तो जो टोटल एरिया है वो 2300 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाएगा। वहीं आपको जाना चाहिए, इंडिया की फर्स्ट एवर हिमालयन एयर सफारी यूटिलाइजिंग गायरोकॉप्टर्स, ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है। और ये जो फर्स्ट गायरोकॉप्टर ट्रायल फ्लाइट है, ये बैरागी कैंप हरिद्वार में जो है इसका ट्रायल किया गया, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसके लिए राजास एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स के साथ पार्टनरशिप की है। आपको बता दें, गायरोकॉप्टर जो है एक मिक्स होता है हेलीकॉप्टर एंड एयरप्लेन जैसा, ठीक है, इन दोनों का मिक्स आप कह सकते हैं। इंजन नहीं होता इसमें, और ना ही इसको किसी रनवे की ज़रूरत होती है टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए। हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम ओपनड इन विच स्टेट? हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। आपको जाना चाहिए, एक म्यूज़ियम जो कि उन एयरमैन को डेडिकेटेड है जो कि एलाइड फोर्सेस की ओर से जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन दुर्घटना उनके जो है जो एरोप्लेन होते हैं उनकी हो गई, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रॉकेट्स वगैरह जो भी थे उनका हो गया,
ठीक है, तो इस म्यूज़ियम को इनोग्रेट किया गया एरिक गैरसेटी, जो कि यूएस एम्बेसडर हैं इंडिया में। और कहाँ पर उद्घाटन किया गया इस म्यूज़ियम का? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम है म्यूज़ियम का हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूज़ियम। पासीघाट में है ये, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। और हम्प इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि आसाम और जो यूनान है, चाइना, इनके बीच में जो है काफ़ी एक ऐसा रूट है, एयर रूट, थोड़ा ऊंचा नीचा, ठीक है, इस तरह से, तो इसलिए इसका नाम हम्प रखा गया है। आपको बताएं लगभग 650 एयरक्राफ्ट 1942 से लेकर 1945 के बीच में इस रूट पे क्रैश हुए थे, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। और ये जो हम्प एयर रूट है ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, म्यांमार और यूनान से गुजरता है। 1942 में जब जापानीज़ आर्मी ने 1150 किलोमीटर का जो बर्मा रोड है, ठीक है, जो कि लासियो म्यांमार को कुनमिंग चाइना से कनेक्ट करता है, तो इसे ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद जो यूएस के नेतृत्व वाली एलाइड फोर्सेस हैं, इन्होंने फिर ये एयर रूट अपनाया था। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप नेम्ड कॉन्डोर विद मोर देन 1000 क्यूबिट्स? हाल ही में किस कंपनी ने 1000 से अधिक क्यूबिट के साथ कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन ए है IBM। देखिए, IBM ने फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विद मोर देन 1000 क्यूबिट्स लॉन्च किया है। इसका नाम है कॉन्डोर, जो कि एक नया क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। और 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स जो है इसमें हनीकॉम पैटर्न में अरेंज है। क्वांटम चिप्स की बात करें, क्वांटम चिप्स पावर quantum computers that are used to perform certain computations that classical computers cannot. These chips can easily handle problems that supercomputers are believed to take hundreds or thousands of years to solve. कंपनी ने एक और चिप का अनावरण किया है, इसका नाम है हेरॉन, ठीक है, और इसका जो एरर रेट है वो काफ़ी लो है। IBM की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, इसे बिग ब्लू भी कहते हैं, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। एरमोंक, न्यूयॉर्क, US में इसका हेडक्वार्टर्स है। विच इंडियन नेवल शिप रिसेंटली अराइव्ड एट पोर्ट लामू, केन्या एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट टू अफ्रीका? कौन सा भारतीय नौसेना जहाज हाल ही में अफ्रीका में अपनी लंबी दूरी की तैनाती के हिस्से के रूप में केन्या के पोर्ट लामू पहुंचा? सही आंसर ऑप्शन सी है INS सुमिधा। आपको जाना चाहिए अफ्रीका में जो है अपने मिशन पर है INS सुमिधा, और वहीं इस INS सुमिधा ने पोर्ट लामू केन्या में जो है दस्तक दी है। और आपको बता दें, जो पोर्ट लामू है ये हाल ही में बना है केन्या में, और INS सुमेधा पहली इंडियन शिप है जो यहाँ पर पहुँची है। पोर्ट ऑफ कॉल है ना, पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है जैसे कोई यात्रा पर है कोई शिप, तो बीच में किसी पोर्ट पर रुक जाती है ना, ट्रांसपोर्टिंग सप्लाई के लिए या फिर फ्यूल के लिए, कार्गो ऑपरेशन के लिए, उसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। Which airline recently completed the world's first 100% sustainable aviation fuel flight from London to New York? हाल ही में किस एयरलाइन ने लंदन से न्यूयॉर्क के लिए दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान पूरी की? सही आंसर ऑप्शन बी है वर्जिन एटलांटिक। देखिए, वर्जिन एटलांटिक की जो बोइंग 787 जो फ्लीट है, इसने वर्ल्ड की फर्स्ट 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल फ्लाइट पूरी की है, जो कि लंदन के हिथ्रो से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच की गई। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक लिक्विड फ्यूल होता है जो कि कमर्शियल एविएशन में यूज़ किया जाता है। CO2 एमिशन को 80% तक रिड्यूस कर देता है। और कई तरह के सोर्सेज होते हैं जिनसे बनता है, जैसे कि वेस्ट ऑयल एंड फैट्स, ग्रीन एंड म्यूनिसिपल वेस्ट एंड नॉन फूड क्रॉप्स। Which Indian state recently launched Mission Daksh to support academically weak school children? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन ए बिहार है। आपको जानना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट ने मिशन दक्ष प्रोग्राम लॉन्च किया है लगभग 25 लाख बच्चों के लिए, जो कि इवन सिंपल हिंदी वर्ड्स पढ़ने में जो है इनकेपेबल हैं, ठीक है, जबकि वे अपर प्राइमरी क्लासेस में पहुँच गए हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत जो टीचर्स हैं वो इस तरह के स्टूडेंट्स को मेंटर करेंगे, और 5 से ज़्यादा बच्चों का बैच नहीं रहेगा। और वार्निंग भी दी गई है टीचर्स को कि किसी भी तरह की लैक्सिटी ना हो, वरना एक्शन आपको फेस करना पड़ सकता है। विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनवील्ड प्लान्स फॉर इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पहले एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट की योजना का अनावरण किया है? सही आंसर ऑप्शन बी इसरो है।
आपको जाना चाहिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अनाउंस किया है कि ये भारत जल्दी अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट को जो है लॉन्च करेगा। इसका मकसद रहेगा जो इंटेंस एक्सरे सोर्सेज हैं उनके पोलराइजेशन को इन्वेस्टिगेट करना। एक्सपोसैट विल बी लॉन्च्ड बाय द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा लॉन्च किया गया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और आपको बता दें ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो लो अर्थ ऑर्बिट है यानी कि नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऑफ 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड, लो इंक्लिनेशन ऑफ 6 डिग्री, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन की जाएगी। और इसमें 2 साइंटिफिक पेलोड्स भी होंगे। एक तो है पॉलिक्स यानी कि पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, दूसरा है एक्सपेक्ट्स यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो याद रखिएगा 2 पेलोड्स के नाम क्या हैं। इन 2 पेलोड्स के साथ जो एक्सपोसैट मिशन है ये साइमल्टेनियस स्टडीज़ करेगा टेम्पोरल, स्पेक्ट्रल एंड पोलराइजेशन फीचर्स जो एक्सरे सोर्सेस के होते हैं उसका। इस मिशन की लाइफ 5 साल की रहेगी। द पेलोड्स ऑन बोर्ड एक्सपोसैट विल ऑब्जर्व द एक्सरे सोर्सेस ड्यूरिंग इट्स ट्रांसिट थ्रू द अर्थ शैडो यानी कि ड्यूरिंग एक्लिप्स पीरियड। वेयर डिड फिट एक्सपो इंडिया 2023 एशियाज प्रीमियर स्पोर्ट्स फिटनेस एंड वेलनेस एक्सपो टेक प्लेस। एशिया का खेल फिटनेस और वेलनेस एक्सपो फिट एक्सपो इंडिया 2023 का आयोजित हुआ। सही आंसर ऑप्शन भी है कोलकाता। देखिए कोलकाता में हाल ही में एशिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फिटनेस एंड वेलनेस ट्रेड एक्सपो यानी कि फिट एक्सपो इंडिया 2023 आयोजित किया गया विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में। तो 5000 से ज़्यादा फिटनेस एक्सपर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और आपको बता दें कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका आयोजन जो है स्पोर्ट एक्सपो के साथ मिलकर किया गया है। How many Indian conglomerates, including the Bajaj Group, have achieved a market capitalization of rupees 10 lakh crore or more? बजाज समूह सहित कितने भारतीय समूह ने 10 लाख करोड़ रुपए या उससे अधिक का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है 5। देखिए हाल ही में जो बजाज ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 लाख करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई, जिससे कि ये अब 5th कॉन्ग्लोमरेट बन गया है इंडिया में जिसने माइलस्टोन प्राप्त किया है। इससे पहले टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक एंड अडानी ग्रुप ऐसा कर चुके हैं। बजाज ग्रुप में 40 कंपनीज आती हैं और ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट 2 and 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। बजाज ग्रुप कंपनीज की स्थापना जमनालाल बजाज द्वारा की गई थी। वहीं आपको जानना चाहिए कि भारतीय एयरटेल ने भी एक माइलस्टोन प्राप्त किया है। ये 8th कंपनी बन गई है जिसने 6 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राप्त की है। इसके अलावा इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HUL, इन्फोसिस एंड ITC हैं। आपको जानना चाहिए ITC जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 67 बिलियन US है, इसने ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी को पीछे छोड़ दिया है और ये 3rd मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बन गई है पूरे वर्ल्ड में। हु रिसेंटली वॉन द 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड। हाल ही में 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी, मुरली श्रीशंकर। देखिए ओलंपियन मुरली श्रीशंकर जो कि लॉन्ग जंप सिल्वर मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, इन्होंने 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑफ केरला। इस अवार्ड में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इन विच सिटी। भारत का पहला अर्ली क्रिटेशियस शार्क जीवाश्म किस शहर में खोजा गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, जैसलमेर। देखिए इंडिया का फर्स्ट अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल्स ये डिस्कवर किया गया है हैबुर फॉर्मेशन ऑफ जैसलमेर बेसिन, राजस्थान। हैबुर फॉर्मेशन आप समझ रहे हैं, हैबुर जो एक तरह का स्टोन होता है, अलग अलग तरह के पैटर्न इस पे बने रहते हैं, ठीक है। तो उस स्टोन में पाया गया है जैसलमेर बेसिन राजस्थान में। और कब का है ये? 115 मिलियन ईयर्स पुराना ये है, ठीक है। ये जो स्टोन बनाया ना, ये हैबर स्टोन, ये जो है फॉसिल स्टोन है। इट वॉज ट्रांसफॉर्मेटिव एरा फॉर शार्क, जो 115 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव एरा था शार्क के लिए, जहाँ पर जो नई स्पीसीज तो आती गई और जो पुरानी बने वो डिसअपियर होती रही। द फॉसिल्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द हैबर फॉर्मेशन ऑफ जैसलमेर बेसिन इन राजस्थान शेड्स लाइट ऑन अ स्मॉल असेंबलेज ऑफ अर्ली क्रिटेशियस शार्क्स। इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप फंडिंग वेयर डज इंडिया स्टैंड। स्टार्टअप फंडिंग की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 4th। देखिए भारत 4थे नंबर पर पहुंच गया है। यदि हम ग्लोबल रैंकिंग में बात करें, हाईएस्ट फंडेड ज्योग्राफीज इन 2023 एज इट रिकॉर्डेड लोवेस्ट फंडिंग इन 5 years।
तो स्टार्टअप को फंडिंग के मामले में भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। तीसरे नंबर पर 2021 में और 2022 में भी तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इससे ऊपर अब यूएस, यूके और चाइना है। केवल 7 बिलियन US डॉलर की फंडिंग इसे प्राप्त हुई है, ऐसा कहा गया है ट्रैक्सन, ठीक है, द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि लेट्स वेंचर, एक्सेल एंड ब्लूम वेंचर्स ये मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर्स रहे हैं 2023 में। Who was honored with the करमवीर चक्र मेडल एंड रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में करमवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है नम्रता मिश्रा। देखिए आगरा बेस्ड लीगल प्रोफेशनल एडवोकेट नम्रता मिश्रा, इन्हें प्रेस्टिजियस रेक्स करमवीर चक्र अवार्ड सिल्वर दिया गया है फॉर हर रिलेंटलेस करेज एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन। ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओस, आईकोंगो और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अच्छा, कई लोगों को दिया गया है, ठीक है, ये भी जानेगा। मेघा भगत और अभिजीत सिन्हा जो कि को फाउंडर्स हैं बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट डिफाई की, ठीक है, इन्हें भी दिया गया है गोल्ड मेडल। ऊपर तो सिल्वर दिया गया है नम्रता मिश्रा को, ये इनको गोल्ड दिया गया है, ठीक है, करमवीर चक्र अवार्ड। और डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार हैं, इन्हें भी ये करमवीर चक्र मेडल एंड रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप दी गई है फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फिजिकल एंड बायोसाइंस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज। विच बिल that was passed in the parliament in winter session this year replaced the press and registration of books act 1867। इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए किस विधेयक ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लिया? सही आंसर ऑप्शन सी है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल। देखिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023, एक मिनट, हाँ ठीक है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल्स 2023 ये हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ है 21 दिसंबर 2023 को। और इसने किस एक्ट को रिपील किया है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। तो इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। ये एक्ट जो है न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड बुक्स के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। और ये बताया जो प्रिंटर हैं, जो पब्लिशर हैं, ठीक है, उनके जो पूरी डिटेल है उसकी एक कॉपी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी होनी चाहिए। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रेस रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करेगा जो कि इन न्यूज़पेपर्स को जो है रजिस्टर, इनका जो रजिस्टर इसके पास रहेगा मेंटेन करने के लिए। इस एक्ट में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति की जाएगी, हु विल इशू registration certificates for all periodicals. The act allows the press registrar general to suspend a periodical's registration for a minimum period of 30 days which can extend to 180 days। तो ये प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है, ये किसी भी periodicals का जो रजिस्ट्रेशन है वो मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 180 डेज के लिए सस्पेंड कर सकता है। The act empowers the press registrar general to impose penalties for publishing periodicals without registration and failing to furnish annual statement within the specified time. Not complying with such direction within 6 months will be punishable with imprisonment of up to 6 months. Any person, कोई भी व्यक्ति है जो इस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा लगाए गए फाइन से संतुष्ट नहीं है, वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड में 60 डेज के अंदर अपील कर सकता है। एक बिल तो ये हो गया। एक और बिल देखते हैं। पार्लियामेंट ने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया है। और ये बिल जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 को अमेंड करता है, यानी इसमें संशोधन करता है। अब ये जो बिल पास किया गया है, अब ये एक्ट बन गया है, तो इसमें रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशंस इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस से संबंधित है। ये जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और भी जो सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए। अच्छा, एक और बिल पास हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ऊपर और नीचे में अंतर है, ऊपर तो है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन, नीचे है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023। ये अमेंड कर रहा है, किसमें संशोधन कर रहा है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। जो 2019 का एक्ट है, इसने अमेंड किया था 1950 का जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर एक्ट, उसके सेकंड शेड्यूल को, ठीक है। तो उस वक्त जब अमेंड किया गया था तब जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो 83 इन्होंने की थी। लेकिन अब जो ये वाला 2023 में बिल पास किया गया है, अब इसमें इन सीट्स को बढ़ाकर 90 कर दिया है, ठीक है। और 7 सीट्स शेड्यूल कास्ट एंड 9 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इसमें रिजर्व रखी गई हैं,
ठीक है। अच्छा, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी 24 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। अब इस बिल में ये भी कहा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो 2 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से जो है नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इनमें से एक महिला होगी। माइग्रेंट्स को किस तरह से डिफाइन किया गया? माइग्रेंट्स आर डिफाइंड एज पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम द कश्मीर वैली और एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1 नवंबर 1989 एंड आर रजिस्टर्ड विद द रिलीफ कमीशन। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। संत सम्मेलन 2023 was organized in which city? Kurukshetra, Haryana. Which agency holds Article 4 bilateral discussions with members usually every year? IMF. How much amount was provided for the PM Vishwakarma scheme from fiscal 2023-24 to fiscal 2027-28? Rupees 13,000 crore. Sahitya Academy announces annual Sahitya Academy Awards in how many languages? 24. Where was the 18th session of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO's) Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage was held? Answer is Kachin, Republic of Botswana. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज का असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। रिवायर्ड समिट 2023 took place in which city? Which company has rebranded itself as Griham Housing Finance? Which Indian state is hosting the second edition of Ultimate Kho-Kho? India is projected to contribute more than 16% of the global growth. This was stated by which international organization? National Automated Fingerprint Identification System यानी कि NAFIS assigns a unique how many digit national fingerprint number to each person arrested for a crime. तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।